नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश कुमार आपका स्वागत करता हूं हिज स्टोरी में। आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग अभी तक पलासी का युद्ध, उसके बाद बक्सर के युद्ध को पढ़ चुके थे। आज के इस वीडियो में हम लोग बक्सर के युद्ध के परिणामों में एक महत्वपूर्ण परिणाम, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना के संबंध में जानेंगे। हम जानेंगे कि द्वैत शासन क्या होता है, इसे लागू करने में रॉबर्ट क्लाइव का क्या उद्देश्य था, अंग्रेजों के क्या हित निहित थे एवं इसका भारतीय राजनीति पर, साथ ही साथ बंगाल की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। हम यह भी जानेंगे कि बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना के कारण जो धन की प्राप्ति अंग्रेजों को हुई, क्या उसका फायदा कंपनी को हुआ या फिर यह फायदा मात्र और मात्र अंग्रेज अधिकारियों के निजी व्यापार तक सीमित रहा। तो दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं। 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है तो उस समय तक जो लॉर्ड क्लाइव था, जिसने पलासी के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वह ब्रिटेन में था। वह ब्रिटेन में वहां की संसद के समक्ष भारत में ब्रिटिश अथवा कंपनी राज्य के राजनीतिक भविष्य के ऊपर चर्चा कर रहा था कि तभी बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत की खबर इंग्लैंड पहुंच जाती है। अंग्रेजों ने इसे एक अवसर के रूप में लिया एवं इस अवसर को भुनाने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने लॉर्ड क्लाइव को भारत का गवर्नर बनाकर भेजा। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के उद्देश्य से 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनकर दूसरी बार आता है। जब वो दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बन के आता है तो वो कई कार्य करता है, जिसमें सर्वप्रमुख द्वैत शासन की स्थापना थी। दोस्तों, बंगाल में जो अधिकार थे उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला दीवानी अधिकार एवं दूसरा निजामत का अधिकार। दोस्तों, दीवानी अधिकार वो अधिकार होता है जिसमें कर वसूलने संबंधित अधिकार मिलते हैं, यानी पूर्णतः आर्थिक मामलों के से संबंधित अधिकार दीवानी अधिकार के तहत आते हैं। वहीं दूसरी तरफ निजामत का अधिकार एक होता है जिसके तहत कानून व्यवस्था स्थापित करने अथवा प्रशासन की जिम्मेदारी लेने संबंधित
अधिकार आते हैं। इस तरह से बंगाल में अधिकारों को दो भागों में बांटा गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 में इलाहाबाद की दो संधियां की गई थी। एक संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ की गई थी, जिसके संबंध में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। वहीं दूसरी संधि मुगल बादशाह शाह आलम के साथ की गई थी। इसे इलाहाबाद की दूसरी संधि के नाम से जाना जाता है। इसी संधि के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी 26 लाख रुपए वार्षिक कर के उपरांत प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा अन्य जो भी चीजें होती है इलाहाबाद की संधि में, उसके संबंध में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यहां पर महत्वपूर्ण बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिलना है। तो इस तरह से दोस्तों, बंगाल के क्षेत्र में अगर मैं बंगाल बोलता हूं तो आप इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों राज्यों को सम्मिलित करके चलेंगे, क्योंकि बिहार और उड़ीसा का बंटवारा बंगाल से बाद में हुआ। तो कंपनी को बंगाल में दीवानी प्राप्त हो गई। इस तरह से बंगाल में रेवेन्यू टैक्स, कर वसूलने का अधिकार जो है वो अंग्रेजों को मुगल बादशाह ने दे दिया। क्योंकि मुगल बादशाह ऐसा कर सकते थे, क्योंकि बंगाल अर्ध स्वतंत्रशाही राज्य था, स्वतंत्र राज्य के रूप में उसे मान्यता नहीं थी। अब अंग्रेजों ने जब दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए तो उन्होंने निजामत के भी अधिकार प्राप्त करने की कोशिश की। इस संबंध में 3 फरवरी 1757 ईस्वी में अपने पिता मीर जाफर की मृत्यु पर निजामुद्दीन को नवाब बनने की अनुमति दी गई, परंतु शर्त यह थी कि निजामत का लगभग समस्त कार्यभार अर्थात सैनिक संरक्षण और विदेश मामले पर पूर्णतः कंपनी के हाथों में तथा दीवानी मामले में नायब सूबेदार, जिसको कंपनी मनोनीत करेगी तथा जिसे कंपनी की अनुमति के बिना नहीं हटाया जा सकेगा, को सौंप दे। इस प्रकार कंपनी को मुगल सम्राट से दीवानी तथा बंगाल के सूबेदार से निजामत का कार्यभार मिल गया। दोस्तों, मीर जाफर जब मरता है तो उसके पुत्र जो होते हैं नजमुद्दौला, उसको नवाब बनाया जाता है। नवाब बनाने के लिए शर्त यह होती है कि वह निजामत का अधिकार, जो एकमात्र अधिकार बंगाल के नवाब के पास बच गया था, वह कंपनी के हाथों में सौंप दे। और साथ ही साथ यह करार किया जाता है कि दीवानी मामलों में एक नायब सूबेदार होगा जिसे कंपनी मनोनीत करेगी और कंपनी की अनुमति के बिना उसे हटाया नहीं जा सकेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं दोस्तों कि कंपनी ने
बंगाल में मुगल सम्राट से दीवानी अधिकार प्राप्त किए, वहीं बंगाल के सूबेदार से निजामत के अधिकार प्राप्त कर लिए। इस प्रकार दीवानी और निजामत दोनों ही अधिकार कंपनी को प्राप्त हो गए और वह कंपनी बंगाल की सर्वे सर्वा हो गई। किंतु कंपनी इतना बड़ा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं थी। अतः क्लाइव ने सोचा कि ऐसा करने से कंपनी के व्यापार को धक्का लगेगा, क्योंकि कंपनी को बंगाल का प्रशासन देखना पड़ता। इसलिए उसने बंगाल के शासन को दो भागों में बांट दिया। पहला, कंपनी ने वैदेशिक मामले, सैनिक और राजस्व का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। विदेशी मामले यानी कि पड़ोस के राज्यों के साथ बंगाल के क्या संबंध होंगे या तय करने का अधिकार अब किनका हो गया? अंग्रेजों का हो गया। और साथ ही साथ राजस्व जो होगा, कर जो कलेक्ट होगा, उसको कलेक्ट करने का अधिकार भी अंग्रेजों को मिल गया। तथा न्याय का कार्य एवं लगान वसूलने का कार्य भारतीय पदाधिकारियों के जिम्मे सौंप दिया गया। तो लगान वसूलने का कार्य भारतीय पदाधिकारी कर रहे थे, लेकिन राजस्व क्या होगा, कितना होगा, किस तरीके से वसूला जाएगा, ये निर्धारित कौन कर रहे थे? ब्रिटिशर्स कर रहे थे। और न्याय देने का कार्य भी भारतीय पदाधिकारी कर रहे थे। इस कार्य के लिए कंपनी ने नवाब को 53 लाख रुपए वार्षिक वेतन देने का वादा किया। तो कंपनी ने नवाब को 53 लाख रुपया वार्षिक कर देने का वादा किया। किस एवज में? इस एवज में कि नवाब ने उसे निजामत संबंधित भी अधिकार दे दिए थे। तो एक तरीके से आप देखें कि 26 लाख रुपये में कंपनी बंगाल के नवाब से दीवानी अधिकार प्राप्त करती है, सॉरी, मुगल सम्राट से दीवानी अधिकार प्राप्त करती है 26 लाख रुपये में, और दूसरी तरफ 53 लाख रुपये में कंपनी बंगाल के नवाब से निजामत संबंधित अधिकार प्राप्त कर लेती है। दोस्तों, ये जो कंपनी निजामत और दीवानी दोनों अधिकार प्राप्त कर लेती है और बंगाल के नवाब के अस्तित्व को समाप्त नहीं करती है और जिम्मेदारी नहीं लेती है अपने ऊपर, इसे ही द्वैत शासन कहा गया, जिसे दोहरा शासन बोलते हैं। इसमें कंपनी बिना उत्तरदायित्व के शासन कर रही होती है। उत्तरदायित्व नवाब का होता है, जबकि उसके पास कोई शक्तियां नहीं होती है, और कार्य करने की शक्ति अंग्रेजों के पास होती है, जबकि उनके ऊपर कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। दोस्तों, अब हम यह जानेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन लागू किया ही क्यों था। पहला पॉइंट, रॉबर्ट क्लाइव को ऐसा लग रहा था कि यदि कंपनी स्पष्ट रूप से राजनीति सत्ता में हाथ में ले लेगी तो उसका बस यही ग्रुप लोगों के सामने आता है, लोगों के सामने आएगा और संभवतः सारे भारतीय इसके विरोध में एकत्रित हो जाएंगे। कंपनी को ऐसा लगा, रॉबर्ट क्लाइव को, कि अगर वो राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में ले लेती है तो भारतीयों को ऐसा लगेगा कि अंग्रेज भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं और अंग्रेज भारतीयों के ऊपर शासन कर रहे हैं।
और इस परिस्थिति में शायद भारतीय एकत्रित होकर अंग्रेजों का विरोध करते। इस स्थिति से बचने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की। दूसरा, उस समय अंग्रेजों के कई प्रतिद्वंदी कंपनियां थी, जिसमें फ्रेंच और डच सम्मिलित थे। अगर कंपनी डायरेक्ट अपने हाथों में शासन ले लेती तो संभवतः फ्रेंच और डच कंपनी जो लगान, जो कर बंगाल के नवाब को दे रहे थे, वह अंग्रेजों को ना देते और एक विरोध उत्पन्न होता। इस स्थिति से बचने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की। तीसरा, राजनीतिक सत्ता हाथ में लेने से इंग्लैंड तथा विदेशी शक्तियों के बीच इंग्लैंड की कटुता आती और संभवतः वे सभी शक्तियां इंग्लैंड के विरुद्ध एक मोर्चा खड़ा कर देती। ठीक है दोस्तों। चौथा और आखिरी, क्लाइव यह भी समझता था कि यदि वह बंगाल की राजनीति सत्ता हाथ में ले लेता तो संभवतः अंग्रेजी जो सांसद थी वह कंपनी के कार्य में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देती। इस तरह कंपनी अगर प्रॉफिट में जाती या फिर कुछ होता तो डायरेक्ट संसद के प्रति कंपनी जवाबदेह हो जाती। तो इस स्थिति से बचने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि बंगाल में द्वैत शासन लागू करने के क्या कारण थे और द्वैत शासन होता क्या है और कैसे लागू किया गया। आगे के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो बंगाल में जो द्वैत शासन होता है उसका प्रभाव क्या होता है, उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। इस संबंध में हम आगे के वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।